नहीं नहीं, हिंदू सीएम और मुस्लिम सीएम की बात नहीं है। बात है एक समानता की, बात है संविधान के हिसाब से बराबरी की, और जो बराबरी की बात हर जगह की जाती है वो यहाँ पे भी की जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जाएगी तो किस जमात के साथ जो है वो आप अलायंस में जाएंगे? जिसको वाकई में घर की ज़रूरत है, इज्जत घर की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, बिजली की, साफ जल की, जो अभी तक सरकार नहीं दे पाई। इतने सालों से कांग्रेस सरकार में, शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। जी, भारतीय जनता पार्टी पे जम्मू कश्मीर में ये आरोप भी लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे मैदान छोड़ देते हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में? पूरी तरह से। किस पार्टी मैं के साथ मुतमईन बनाएंगे? हूँ। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पीडीपी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, और आपने देखा भी नतीजा क्या हुआ। उसके बाद हमने एक बहुत ही सख्त और एक बहुत बड़ा फैसला आर्टिकल 370 को हटाने का लिया। अब वही कोर्ट जब इंजीनियर रशीद को हो जाने देते हैं तो आप भाजपा को ब्लेम करते हैं। तो आप अपना तो रुख तय कीजिए। आपका ये डबल स्टैंडर्ड, तो दोगलापन तो नहीं चलेगा ना। क्या आपको लगता है कि 370 हटाने के बाद कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा रोष है, और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के बाद जो 370 हटने का जो रोष लोगों में है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कश्मीर में जगह नहीं मिल रही है? बात भी साफ है कि इंजीनियर रशीद की जमात हो या फिर कतई नहीं, या फिर जमात इस्लामी हो, उनके साथ भी आपका कोई? अरे हमारा बैन है उनके ऊपर। न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप, और मैं हूं फ़हीम। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन शाज़िया अल्मी जी हैं। उनसे बात करेंगे। शाज़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, हमें बुलाने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अच्छा, आप पिछले 2-3 दिनों से कश्मीर में हैं, बल्कि ज़्यादा समय से मैं कह सकता हूँ। जी, तो थोड़ा सा ये जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी 10 साल बाद ज़रूर असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन 10 सालों में तो 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, डीटीसी का चुनाव हुआ है, पंचायत के चुनाव हुए हैं, और आपने देखा है क्या शानदार टर्नआउट रही है। तो मुझे लगता है कि एक टॉप डाउन जो अप्रोच थी वो अब बॉटम अप अप्रोच आप देख रहे हैं, यानी कि धरातल से, ग्रास रूट से, आम लोगों के बीच में जाकर एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो असली जो जमहूरियत होती है वो ग्राउंड पर होती है, गरीबों से होती है, आम लोगों से होती है, और जो साधारण परिवार हैं, ख़ानदान हैं, उनसे होती है। तो मुझे लगता है उस तरह की राजनीति और उस तरह की गवर्नेंस मॉडल पहली बार देखा जा रहा है। नहीं तो वही 3 डायनेस्टीज थी, कभी ये तो कभी वो, कभी ये इनके साथ, कभी वो उनके साथ, तो ही सिलसिला चलता रहा है। और कश्मीर ख़ास तौर से इसी के चक्रव्यूह में फंसा रहा है। एक तो उससे लोगों को निजात मिली है, एक मौका मिला है कुछ अलग सोचने का, कुछ अलग करने का। तो एक बहुत ही फ़र्क और तब्दीली महसूस की जा रही है और देखी भी जा रही है। लेकिन शाज़िया जी, क्या आपको लगता है, जिस तरह से आप यहाँ पे हैं, लोगों के साथ आप मिले, नब्ज़ देखी आपने कश्मीर के लोगों की, आपको लगता है कि वादी में इस बार कमल का फूल खिलने की कोई गुंजाइश है? देखिए, कितने सालों से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे रही, कितनी सीटें मिल जाती हैं, 1 या 2 एमएलए मिलते हैं। हमारी तो शुरुआत अभी हुई है जी। लेकिन उसमें देखिए कितना कुछ बदला है। आप देखिए, जो 70 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाया है हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि लोग इस बात को मान रहे हैं। जहाँ जहाँ आप सोचेंगे नहीं, चाहे बांदीपुरा हो, कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, जहाँ मैं कल गई, और अंदर रूरल एरियाज़ में जाकर जो औरतें होती हैं उनसे बात हम करते हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, एक अच्छा मैं माहौल देख रही हूँ। सबको पता है मोदी जी का नाम सब जानते हैं, सब देख कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सबका फ़ायदा हुआ है, चाहे वो किसान हों, चाहे वो हमारे रूरल वर्कर्स हों, चाहे बच्चे हों। क्योंकि देखिए, अमन बहाली बहुत ज़रूरी है। अगर अमन नहीं है तो कोई तरक्की मुमकिन नहीं है। तालीम, रोज़गार, आना जाना, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो मुमकिन नहीं है जब तक अमन ना हो। पीस जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्री रेक्विजिट है जी। अगर अमन नहीं होगा ना, सुकून नहीं होगा, तो कुछ भी संभव नहीं है। तो जब लोग ये देख रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हर एक ज़िंदगी पर। तो वो अब देखिए, एक बुनियादी चीज़ है। आप दुनिया भर की बातें आप कह रहे हैं, सालों साल से, कभी ऑटोनॉमी, कभी फलाह, कभी ये वो, लेकिन बुनियादी चीज़ सेहत की गोल्ड कार्ड 85 लाख लोगों ने साइन किया है, सोचिए जी। और आप सोचिए, पहली बार लोगों के ऑपरेशंस हो रहे हैं, लाखों के,
और अब तक जो मिलता था अब उसको भी बढ़ाया जा रहा है। जो हमारा मैनिफेस्टो आप देखेंगे 7 लाख, बल्कि जो कुछ दिया जा रहा है वो और जगह से ज़्यादा है, क्योंकि ये ड्यूटी स्टेटस के चलते उनका उससे फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए जो किसान सम्मान निधि जो 6,000 की है उसमें 4,000 बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन शाज़ा जी, इन स्कीमों को आए हुए तो काफ़ी वक्त हुआ। लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो कश्मीर आपके लिए कोई फेवरेबल बैटल ग्राउंड रहा नहीं, आपने तो कंटेस्ट ही नहीं किया यहाँ पे इलेक्शंस में। J&K के हवाले से जो है वो आपसे बात कर रहा हूँ। फेवरेबल किसके लिए रहा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए रहा? PDP के लिए रहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए रहा, उन्होंने 2 सीटों पे कब्जा किया। खुद उमर अब्दुल्ला हारे हैं, खुद महबूबा हारी हैं। उमर अब्दुल्ला की क्या हालत हो गई है, मतलब बेचारे। आगा रहुल्ला जीत गए, मियां अल्ताफ जीत गए। वो जीत गए होंगे, लेकिन 2 पार्टियों के जो प्रमुख हैं, जो चीफ्स हैं, वो हारे हैं। कितनी बड़ी शिकस्त हुई है। तो अब आप खुद ही सोचिए, मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वो है कि जो लगातार CM रहे हैं, इतने साल भर 2 लोग रहे हैं, वो हार जाते हैं। महबूबा आपा तो लड़ नहीं रही अपनी, उन्होंने बेटी को, यानी कि तीसरी पीढ़ी भी सामने आ गई है। ये तो तीसरी पीढ़ी के ही उमर साहब। अब आप देखिए 2 जगह से लड़ रहे हैं। पहले कसम खा रहे थे कि जब तक स्टेट नहीं बनूंगा, हिट नहीं बनेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अब लड़ रहे हैं, टोपी भी उतार रहे हैं, इज्जत की भीख भी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खौफ है इनको, तो कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तो एक एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं थी, ज़्यादातर वो था भी नहीं, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी से बढ़कर हम देख रहे हैं माहौल, और उसका तर्जुमा होगा वोट्स में, और जल्दी होगा मुझे लगता है। लेकिन 2019 के बाद जिस किस्म की आपने पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में की थी, खासकर कश्मीर में की थी, आपको लगता है कि उसका परिणाम जो है वो आपको इन चुनावों में मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग किस्म की पार्टी है। हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, तो एक इन्वेस्टमेंट है अपने देश में, देशवासियों में। शाज़ा जी, भारतीय जनता पार्टी पे जम्मू कश्मीर में ये आरोप भी लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे मैदान छोड़ देते हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जिस तरह से अल्ताफ़ बुखारी के साथ आपकी दोस्ती लोकसभा चुनाव में, गुलाम नबी आज़ाद, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसी तरह से इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी के बारे में भी जो है वो इन चुनाव में चर्चाएँ हो रही हैं। नहीं, देखिए पिछली बार जो हुआ था सब जानते हैं, क्योंकि हंग असेंबली थी, मैंडेट किसी को नहीं मिला था, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत PDP के साथ हमारा गठबंधन हुआ, और आपने देखा भी नतीजा क्या हुआ। उसके बाद हमने एक बहुत ही सख्त और एक बहुत बड़ा फैसला आर्टिकल 370 को हटाने का लिया। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें एक तरह से बनी, और फिर उसका अंजाम भी सबने देखा। तो ये अगर जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरह से, हम लोग के वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, वो सिर्फ अपने खौफ को छुपाने के लिए बात कह रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की इतनी भारी शिकस्त हुई थी और 2 लाख वोटों से वो हारे थे इंजीनियर रशीद के खिलाफ। तब उनको लग रहा है कि अगर कोर्ट्स ने उनको बेल दी है या रिहाई हुई उनकी वक्ती तौर पर, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अब जब बात आती है इलेक्शंस की, और हम कहते हैं देखिए इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कहते हैं वो तो कोर्ट्स ने कहा था, वो आपकी वजह से नहीं है। तो जब बात आती है इलेक्शन होने की, आप कोर्ट्स को शुक्रिया अदा करते हैं। अब वही कोर्ट जब इंजीनियर रशीद को जाने देते हैं, तो आप भाजपा को ब्लेम करते हैं। तो आप अपना तो रुख तय कीजिए। आपका ये डबल स्टैंडर्ड, तो दोगलापन तो नहीं चलेगा ना। और आपको डर है, आपको खौफ है, आप हारे हुए हैं, आपको रिजेक्शन मिला है, तो आप अपनी बात कीजिए। आप भाजपा पर भी सारे आरोप मर रहे हैं। अच्छा, आप ये भी आपके मैनिफेस्टो में देखिए कि लगता है कि वही सालों साल से इनका वही मैनिफेस्टो चला जा रहा है, कोई भी नई चीज़ नहीं। अच्छा, अपने बारे में उनके साथ क्या हुआ है, क्या अब वो जिक्र कर रहे हैं, लोगों की अभी तक फिक्र नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में देखिए, हम लोग का अपना जिक्र कहीं नहीं है, मोदी जी का कहीं जिक्र नहीं है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें, हर एक सेगमेंट की बात, चाहे वो एक बुजुर्ग महिला हो जिसको 18,000 रुपये देने की बात हो रही है, चाहे वो दिव्यांग हमारे साथी हों, या फिर हमारी बेवा बहनें हों, उनके लिए पेंशन स्कीम्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपनी अपनी बातें, मेरे साथ ये हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, इसको मेरे खिलाफ कर दिया, ये प्रॉक्सी कैंडिडेट क्या बी टीम में, ये सी टीम में, ये क्या लगा रखा। आप लड़िए, हिम्मत है तो लड़िए। आप लड़े लोकसभा, आप हारे, अब लड़िए। और अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है, मैंने सबने सुना है, पूरा ऐलान किया है कि वो जो राजनीतिक जो दल रहे हैं, जो सियासी ख़ानदान रहे हैं, जिन्होंने पूरे एक पीढ़ी का, 1.5 पीढ़ी का कहना चाहिए, मुस्तकबिल छीना है, उनके साथ किसी भी तरह से किसी भी साठगांठ का सवाल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अलगाववादियों के साथ और वो सोच रखने वालों के साथ भी एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो हमने करके दिखाई है, वो हम दिखा रहे हैं। हम ही ने तो बैन को हटाया नहीं,
ये तो बैन हटाने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं प्रॉक्सी टीम है। तो मुझे लगता है उनकी बातों में इतना ज़्यादा विरोधाभास और कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब अपनी उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। ज़ीरो क्रेडिबिलिटी हो गई इस वक्त। याद है आपको कहते थे कि जब तक यूटी रहेगी मैं लड़ूंगा नहीं जी, अब एक जगह नहीं 2 जगह से लड़ रहे हैं। तो अपना उन्होंने क्या हाल कर रखा है कि उन्हीं की बातों पर किसी को यकीन नहीं है। ये सब लोग हाथ पे हाथ रखकर इंडिया अलायंस में घूम रहे थे, आपको याद है, गुपकर गैंग। अब क्या हुआ, सारे एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। इसने ज़्यादा लोगों को अंदर जेल में भिजवाया, इसने ये किया, पीडीपी ने ये किया, एनसी ने ये किया, ये चल रहा है। ये क्या हुई ये दोस्ती? तो इनके ना कोई दोस्ती पर यकीन है, ना दुश्मनी पर किसी को यकीन है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड लोग देख चुके हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से कश्मीर में प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं दिल्ली और दिल्ली की दूरी, और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री का मैजिक है वो चलता है, लेकिन कश्मीर में अभी तक आप देखेंगे तो उस मैजिक का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। क्या आपको लगता है कि 370 हटाने के बाद कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा रोष है, और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के बाद जो 370 हटने का जो रोष लोगों में है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कश्मीर में जगह नहीं मिल रही है? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती आपकी इस बात का कि उनका मैजिक नहीं है। मैजिक ही है, मोदी मैजिक है, जिसके चलते हम खुले आसमान के नीचे एक इत्मीनान की सांस ले पा रहे हैं। देर देर रात आप रिवर फ्रंट पे जाइए, लोग, बच्चियां घूम रही हैं और बहुत अच्छा लगता है देखकर मुझे। आप जाइए कुपवाड़ा के अंदर, आप देखिएगा शाम के वक्त भी औरतें निकल रही हैं, बातचीत हो रही है और लोग, दुकानें खुली हुई हैं। आप रौनक देखिए, जो रौनक शाम के वक्त है। आप देखिए जो कैफ़ेज़, लोग चाय वाय पी रहे हैं, मतलब ये कहाँ थे? अरे सिनेमा, गनीमत है को सिनेमा तो है। तो एक पूरा, और नौजवानों में जो उमंग आप देख रहे हैं ना कि वो कुछ हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो एक डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन छाया हुआ था, एक उदासी और उदासीनता दोनों, इंडिफरेंस था लोगों का, और वो दुखी थे। वो हटा है, अब एक उम्मीद है, अब इंडिपेंडेंस लड़ें। अगर आप भाजपा को गाली गलौज करने वाले भी लड़ रहे हैं, और अंदर अंदर बहुत से लोग हैं जो उसकी उनकी तारीफ भी करते लेकिन खुलकर नहीं करते जी। तो वो अच्छी बात है ना, वो जमहूरियत का जश्न है। तो ये संविधान जब इजाज़त दे रहा है तो हम कौन है उनको रोकने वाले? हम जो कर सकते हैं वो हमने किया। बैन को आप देखिएगा कि हमने बैन को लगाया और हटाया नहीं। NIA ने कितने सख्त कदम लिए। टेरर फंडिंग को देखिए हमने क्या किया है। आप देखिए किस तरह से कमर टूट गई है पूरा उसके पूरे सिस्टम की। आप देखिए FATF में हमारा क्या रुख रहा है। आप ओवरऑल देखिए हमारी पॉलिसी को देखकर, हमारी फॉरेन पॉलिसी को आप देखिए किस तरह से हमने पाकिस्तान को बिल्कुल अकेले आइसोलेट कर दिया है। लेकिन जम्मू बड़ा और हमारे रिश्ते मुस्लिम कंट्रीज के साथ कितने शानदार हुए हैं। जम्मू बड़ा पीसफुल था, लेकिन पिछले अगर हम 6 महीने में देखें तो दोबारा से आतंकवाद ने जो है वो पैर परोस ली हैं। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही सोच समझकर एक बहुत ही घिनौनी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कुछ लोगों ने कहा है कि टारगेटेड किलिंग्स जो हुई हैं, और ये जो पूरा जो पॉलिटिकल टेरर थिएटर जो शिफ्ट हुआ है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है क्योंकि किसी तरह से नज़र लगे, किसी तरह से देश बदनाम हो। और ये जो पूरे एक जो मंसूबा ये है, इसको किसी तरह से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये जानबूझ के किया जा रहा है कि जलील करें आप मोदी सरकार को। आप कहे देखिए बड़े अमन बहाली की बात करें तो देखिए हमने ये कर दिया। तो ये बहुत तकलीफ़देह है, तो ये समझना चाहिए। और उस पर भी बहुत सख्त कदम। अब देखिए किस तरह के हमारे जो सुमेन साहब हैं, उनके आप देखिए किस तरह से वो भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारे चाहे मिलिट्री हो, पुलिस बल हो, अर्धसैनिक बल हो, पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अब वहाँ पे इंटेल कलेक्शन हो या फिर वो पूरी पीर पंजाल रेंज हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में काम हो रहा है और उसमें कमी भी आ रही है। आप देखिए, अब पासा पलट गया है। अब देखिए कैसे मिलिटेंट्स का एनकाउंटर हो रहा है धड़ाधड़, तो वो भी है। और मेरे ख्याल से उसको भी, जब इतने बड़ा यहाँ पे तंत्र को ध्वस्त किया है हमने, तो आपको क्या लगता है उसमें हमें कम टाइम लगेगा? ये जो पॉलिटिकल विल है सरकार की, इसको कोई डाउट नहीं कर सकता। देखिए, एक सेक्शन आप कोई परफेक्ट चीज़ नहीं होगी, लेकिन आप हमारी नियत और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और अपने आप में सबके सामने है, उसको कोई झुटला नहीं सकता, ना नकार सकता है। अच्छा, एक सेक्शन है सोसाइटी का जो इस बात से भी नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से कि जम्मू कश्मीर जो एक बहुत खूबसूरत और बड़ी रियासत थी और बड़ी प्रेस्टीज रियासत इसको माना जाता था, लेकिन आप लोगों ने इसका दर्जा जो है राज्य से हटाकर यूटी कर दिया। तो वो गिला जो केंद्र सरकार से है, जो गिला भारतीय जनता पार्टी से है, आपको लगता है कि उस गिले का सामना आपको इन चुनावों में करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
मुझे लगता नहीं है कोई गिला है, क्योंकि जो कुछ भी जो हुकूक थे लोगों के या जो अधिकार थे उसमें कमी तो आई नहीं, उसमें तो इजाफा हुआ है। तो एक्चुअल तौर पर इन एक्चुअल टर्म्स जो आप महसूस करते हैं, जो आपको जिसकी ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप बताइए वहाँ पे क्या कमी आई है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कोई भी कश्मीरी बाशिंदा या सिटीज़न को जो नसीब थी वो उससे छीनी गई है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो पहले कर रहा था वो अब नहीं कर पा रहा, बल्कि उसके पास ऑप्शंस बड़े हैं? तो ये तो देखिए एक सिमेंटिक्स का और बड़ी बड़ी बात, वो हम कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करो, स्टेटहुड, यूटी, फुल ऑटोनमी, हाफ ऑटोनमी, ये सब बातें करो, ये रेजोल्यूशन, वो अकॉर्ड, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है? वो है ना कि कौवा कान काट के ले गया, अभी पकड़ लो कान को, देख लो कहाँ है कान, कान तो यहीं पे है। अब कहते जाओ। तो इस तरह के झूठ चलते नहीं हैं, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट सरकार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो कौन है राहुल गांधी कहने वाले कि वो लौटाएंगे? और दूसरा, उसका कोई मकसद है? लद्दाख बना है, यूटी बना है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि जो हालात रहे 370 के बाद, क्या क्या इम्कानात थे, क्या क्या बातें कही जा रही थी। ख़ुद अब्दुल्ला जी ने और महबूबा आपा ने किस तरह के बयान दिए थे, सबने सुना है भाई वो। तो आपको लगता नहीं कि जान और माल की हिफाजत ज़रूरी है? हर एक कश्मीरी की बेहतरी के लिए और हिफाजत के लिए, उसको बिल्कुल सिक्योर रखने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, और कैलिब्रेटेड एक पूरा अप्रोच है कि आप पूरा जो टेम्प्रेरी और ट्रांजिटरी जो प्रोविज़न आपने हटाया जी, फिर आपने अमन बहाली का काम किया, टेम्प्रेरी तौर पर यूटी है, स्टेटहुड होगा, और इसके बाद तो ऐलान गृह मंत्री ने किया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिला वजह दुनिया भर की बातों का जिक्र करके फिर लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। और एक बार बार मैं पूछती हूँ कि भाई क्या हुआ तकलीफ आपको? 370 के हटने से, 35A के हटने से फ़ायदा तो बहुत हुआ, चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज है, बकरवाल समाज है, और हमारे पश्चिम पाकिस्तान के ये कहना है कि जो फ्लड गेट्स खुल गए, बाहर के लोग आना शुरू हो गए, जो रिक्रूटमेंट पैकेजेस यहाँ पे होते थे। नहीं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ज़मीनों के दाम बढ़े हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं तो उनकी ज़मीनों की जो कोई वैल्यू नहीं थी, पहली बार वो वैल्यूएशन भी कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रैफिक डबल हो गया है, टूरिज़्म भी बढ़ा है, तो उससे एक मार्केट, अब पूरी इकोनॉमी में लिक्विडिटी आई है, पैसा आया है, लोगों के घर चल रहे हैं, तो पूरा जो स्टैगनेंट इकोनॉमी थी उसमें पूरा एक तरह से पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है, इससे मार्केट उभर रही है, बेहतर हो रही है, तो एक जीडीपी बढ़ रही है, तो हर एक इंसान की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है। तो ये भी है, उसको देखिए आप किस तरह से चीज़ को देखते हैं। तो बहुत से लोग, हाँ 3 खानदानों को तो नुकसान हुआ है, जो रूलिंग एलीट था ना, जो हुक्मरान था, उसका नुकसान हुआ है। शायद जी, जब जुल्म सितम के कोही गिरा, रूई की तरह मिट जाएंगे हम महकूकों के पांव तले, ये धरती धर धर धड़केगी, और अहले हरम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। तो आम कश्मीरी ये कह रहा है, शाहज़ा जी, वो मसनद पे बिठाया जा रहा है जी। एक जनरल नैरेटिव भी है, और ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूंगा, मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, तो ये धारणा है कि मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। तो क्या आपको लगता है कि जो पॉलिसी आप लोगों ने कश्मीर में अपनाई है, आपको लगता है कि यहाँ पे जो मुसलमान हैं वो आपको वोट देंगे? देखिए, ये सेक्युलर पार्टीज जो अपने को सेक्युलर कहती हैं, दरअसल सबसे कम्युनल हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमान वोट बैंक है जी, तो मुसलमानों का वोट लेना है, करना कुछ नहीं है ना, उनकी ज़िंदगी बेहतर करनी है। और राजेंद्र सच्चर कमेटी आपको सब बता देगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कमीशन आपको बता देगा सारी बात। अच्छा, अब जब जहाँ जहाँ फ़ायदा हो रहा है मुसलमानों का, और पूरे देश भर में देखिए, जो हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं, आवास योजना देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आप देखिए हर घर जल योजना आप देख लीजिए, ये आप जो इज़्ज़त घरों की बात है, मुसलमान कितने हैं? 14 से 17%। जो बेनिफिशरीज़ हैं या लाभार्थी हैं वो कितने हैं? सोचिए आप, वो मुसलमान जो लाभार्थी हैं वो 28% तक हैं। तो यानी कि आपने मुसलमानों को ऐसा क्यों रखा था? बड़े गरीब है मुसलमान, गरीब है। क्यों गरीब है भाई? 70 साल तक थे आप लोग, क्या कर लिया आपने? ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं, कुछ तो कर नहीं पाए आप। हाँ, मुसलमान वोट जिहाद के काम आएगा। सलमान खुर्शीद साहब, जिनका पूरा परिवार विदेश में पढ़ता है, ओहो, आप जो है हुक्मरान बनेंगे, सियासतदान बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और बाकी जो है इंसान गरीब जो है पत्थर फेंकेगा, गरीब मुसलमान, और वोट जिहाद करेगा। उसके लिए कोई और कामकाज नहीं है, वो इंजीनियर नहीं बनेगा, वो अफसर नहीं बनेगा, वो आपके काम के लिए आएगा। क्या लगा रखा है आपने ये आप क्यों गरीब मुसलमान को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अब तक क्या कर लिया आपने जो आप करेंगे? अब भाजपा बोलिए, भाजपा करिए, भाजपा। अरे भैया, भाजपा ने तो कुछ तो किया है, आपने तो कुछ भी नहीं किया।
भाजपा ने तो जितने हुनर योजना, उस्ताद योजना और जितने स्कॉलरशिप्स दिए हैं वो सबसे ज़्यादा रही हैं। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही बात। आप मुसलमानों की बात करेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, क्योंकि उसमें तो सियासत चमकेगी, लेकिन जो गरीब मुसलमान है, जिसको वाकई में घर की ज़रूरत है, इज़्ज़त घर की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है बिजली की, साफ जल की, जो अभी तक सरकार नहीं दे पाई इतने सालों से कांग्रेस सरकार। मुझे शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। हाँ, वो चीज़ें, मुद्रा योजना देखिए कितनी उसमें महिलाएं भी और कितने मुसलमान हैं। अच्छा, अगर महिला, मुसलमान महिला के लिए बात हो रही थी, उनको बड़ा बुरा लगता है। तो क्या मुस्लिम जो महिला है, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? अगर उसके फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है तो आपका नुकसान कैसे हो रहा है? वो भैया, वो भी तो उतनी मुसलमान है जितने आप हैं। वो धर्म की ठेकेदारी नहीं करती, सहमी भी रहती है, उसको मौके नहीं मिल पाते। तो अब अगर भाजपा उसके लिए कुछ कर रही है, जो कि कोर्ट कह रहा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, तो उसमें आपको तकलीफ हो रही है। यानी कि आप मुस्लिम महिला को मुसलमान नहीं मानते। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है। अब कब तक चलेगी ये? मैं कानपुर चमनगंज से, सियासत अखबार हमारा पुराना अखबार है, उस घर से मैं आती हूँ। कुछ नहीं बदला उन इलाकों में इतने साल से। ये सेक्युलर गवर्नमेंट पहली बार चांद साहब जो हमारे यहाँ बहुत पुराने वो रहे हैं और ड्राइवर हैं, घर की तरह से हैं, हम जब जानते घर कैसे हमारे रहते हैं। हाँ, इनायत साहब हमसे कह रहे थे, चांद साहब हमसे कह रहे थे, इनायत साहब भी कह रहे थे, बेटा कुछ बीबी कुछ बदला तो नहीं है, बेटा कुछ बदला तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरे पास ये कार्ड बन गया है। वो उसके बैंक को कह रहे थे, क्योंकि अब जनधन योजना के तहत उनको कितनी खुशी थी, पहली बार वो सिस्टम का हिस्सा बने। अब हालांकि किसी की तारीफ नहीं कर रहे थे। अब ये बदलाव हैं, राशन मिल रहा है, वो मतलब इसमें बराबर के हकदार है। एक ऐसा बता दीजिए कहीं पे भी, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा तहसील, एक ऐसा कोई ब्लॉक, एक ऐसा कोई गांव जहाँ पे धर्म के हिसाब पर, के आधार पर या ज़ात के हिसाब पर कोई भी पक्षपात हुआ जहाँ सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन है। आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए। कोई बता ही नहीं पाया। मैं 10 साल से नेशनल टीवी पर, लोकल टीवी पर, सड़कों पे जा के सवाल पूछती हूँ। एक भी एग्जांपल होता ना, ये पूरा जो लेफ्टिस्ट मीडिया है ये क्या क्या कर लेता। कभी नहीं कहा किसी ने कि डीएम ने कि भाई नहीं ये हो मुसलमान है, इनको ना दो। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज वो हैं। और क्यों बेनिफिशरीज वो ज़्यादा हैं? ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मुसलमानों के लिए कर रही है, क्योंकि मुसलमान इतना गरीब था ही, सबसे लोएस्ट रंग पर है। वो क्यों है? वो भाजपा के 10 साल में रहने की वजह से है कि इतने 70 साल की राजनीति की वजह से? 4-5 साल आप निकाल लीजिए उसमें से वाजपेयी जी के, किसके वजह से? आप भी बताइए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो वो उन सवालों के जवाब कोई देना नहीं चाहता। कोई ना ही कोई मुसलमान जो बड़ा लिबरल सोच का वो पूछना नहीं चाहता। मैं तो खुलकर पूछती हूँ। शाहज़ा जी, बिल्कुल आखिर में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जाएगी तो किस जमात के साथ जो है वो आप अलायंस में जाएंगे? और जहाँ तक हिंदू सीएम का आपका मैंडेट है, आप बार बार दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम देंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस बात मुमकिन है? नहीं, हिंदू सीएम और मुस्लिम सीएम की बात नहीं है। बात है एक समानता की, बात है संविधान के हिसाब से बराबरी की, और जो बराबरी की बात हर जगह की जाती है वो यहाँ पे भी की जाए। और जो हमारे वंचित जो वर्ग हैं उनको भी मौका दिया जाए। जो हमारे लद्दाख के साथी और भाई कहते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनको भी इंसाफ किया जाए। जो हमारे डोगरा भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं, सब एंटाइटलमेंट इनको मिलता है, उनके साथ भी इंसाफ हो। और जो गरीब मुसलमान है, कश्मीरी है, उसके साथ भी इंसाफ हो। तो हमारी लड़ाई जो रूलिंग एलीट है ना यहाँ का जी, उस तबके से है। बस आप सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में? पूरी तरह से। किस पार्टी? मैं मुतमईन हूँ। अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री साहब ने पूरी तरह से तय कर दिया है कि ये 3 जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं उनके साथ किसी तरह का भी गठबंधन संभव नहीं है, ना ही किसी अलगाववादियों के साथ। और मुझे लगता है कि पुरजोर तरीके से, तो मतलब ये बात भी साफ है कि इंजीनियर रशीद की जमात हो या फिर कतई नहीं, या फिर जमात इस्लामी हो, उनके साथ भी आपका कोई? अरे हमारा बैन है उनके ऊपर। इंजीनियर रशीद साहब आते हैं, सबसे पहले तो जो जहर उगलते हैं वो तो हमारी पार्टी के खिलाफ उगलते हैं। चलिए शाहज़ा जी, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ शाज़िया इल्मी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं उन पर कड़ी नज़र जो है वो रखे हुए हैं। इनका क्या कुछ कहना था असेंबली इलेक्शंस के हवाले से, हमने इनसे बात की। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।